बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। वेलकम टू वसीम इकबाल चैनल। हम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी को समझने से पहले हमारे लिए ये जो एक बेसिक टॉपिक होगा इसको समझना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होगा। देन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी को समझ पाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिक टॉपिक होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि हमें पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल एसेंशियल गैस जो कि ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की इन्हेलेशन होती है और इसके रिजल्टेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी हमारी बॉडी से एक्सहेलेशन होती है। तो सबसे पहले आप ये एक पॉइंट लिखें, इन्हेलेशन ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड। और इन दोनों के कम्बिनेशन को जब ऑक्सीजन जो है उसकी जो है वो इन्हेलेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी एक्सहेलेशन होती है, तो इस प्रोसेस को हम जो कहते होते हैं वो ब्रीथिंग कहते होते हैं। कम्बिनेशन ऑफ इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। उसके बाद जो हमने आज टॉपिक पढ़ना है वो है रेस्पिरेटरी ट्री। सिंपली हम इसको रेस्पिरेटरी ट्री को आरटी लिखते होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्री जो होता है ये फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। एक कंडक्टिंग जोन होता है और एक रेस्पिरेटरी जोन होता है। हम इन दोनों को स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम कंडक्टिंग जोन को डिस्कस करेंगे। कंडक्टिंग जोन के जो जो पार्ट हैं हम पहले उनको लिख लेते हैं, फिर मैं उनको स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो पार्ट आ जाता है वो नोज़ आ जाता है। नोज़ के बाद फेरेंक्स आ जाता है। फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आ जाता है। अब जब हम सबसे पहले बाहर से इन्वायरमेंट से एयर को लेते हैं तो एयर जो होती है वो नोज़ के पास आती है और नोज़ से आगे फिर वो एयर जो होती है वो फेरेंक्स के पास जाती है और फेरेंक्स के बाद जो जाती है एयर वो लेरेंक्स के पास जाती है। और याद रखें लेरेंक्स का जो सेकंड नाम होता है इसको वोकल कॉर्ड भी कहते होते हैं, वोकल कॉर्ड। अब आपने देखा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आरटीए का कोई पेशेंट है या किसी भी वजह से उस बंदे को इंजरी होती है और इंजरी जो होती है वो उसकी लेरेंक्स की हो जाती है और उसका लेरेंक्स जो होता है वो डैमेज हो जाता है। अगर किसी बंदे का लेरेंक्स डैमेज हो जाता है तो इसका आगे क्या इफ़ेक्ट होता है कि बंदा जो होता है वो बोलने की कोशिश तो करता है मगर वो बोल नहीं पाता। तो इसलिए हम फिर लेरेंक्स को साउंड बॉक्स भी कहते होते हैं, साउंड बॉक्स। आपने देखा होगा कि अगर कोई एथलीट्स है या कोई क्रिकेटर है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद जब थका हुआ घर आता है तो आते ही वो ठंडा पानी पी लेता है। तो ठंडा पानी पीने से क्या होता है कि उसकी आवाज़ जो होती है वो बैठ जाती है, जिसको हम लो पिच्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते होते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा लेरेंक्स होता है, लेरेंक्स जो होता है ये सप्रेस्ड कर जाता है। और इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा जो है वो सदमे की हालत में बहुत ज़्यादा रो रहा है तो बहुत ज़्यादा रोने की वजह से भी उसका जो लेरेंक्स जो होता है ये सप्रेस्ड कर जाता है और उसकी आवाज़ बैठ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेरेंक्स जब वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। जब लेरेंक्स ही सप्रेस्ड होगा तो साउंड फिर बैठी हुई प्रोड्यूस होती है। उसके बाद लेरेंक्स के बाद जो एयर जाती है वो ट्रेकिया के पास जाती होती है। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते होते हैं।
विंड पाइप। अब ट्रेकिया को विंड पाइप क्यों कहते हैं? जैसा कि हमने जीआईटी के अंदर एसोफेगस को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था। एसोफेगस जो होती है उसको हम फूड पाइप भी कहते थे, क्योंकि एसोफेगस के ज़रिए जो फूड होता है वो स्टमक के पास जाता था। इसी तरह जो ट्रेकिया है ये जो एयर नोज़ के थ्रू आ रही फेरेंक्स के पास, और फेरेंक्स से लेरिंक्स के पास आ रही है, और लेरिंक्स से फिर ट्रेकिया के पास आ रही है। ये एयर जो होती है ये ट्रेकिया से फिर आगे होती हुई लंग्स के पास जाती है, और वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है। इसलिए ये जो ट्रेकिया होता है ये एक तरह से पाथवे होता है एयर का लंग्स तक एयर को ले जाने का, तो इसलिए हम इसको विंड पाइप भी कहते होते हैं। उसके बाद ट्रेकिया जो होता है ये फर्दर 2 ब्रांचेस में आगे डिवाइड होता है। एक लेफ्ट ब्रोंकस होता है और एक राइट ब्रोंकस होता है। अब ट्रेकिया जब बाइफurcate करता है लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में, वो जो पॉइंट होता है वो T4 पॉइंट होता है। थोरेस हमारे वर्टिब्रा जो होते हैं बॉडी के अंदर, एक सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है जिसके अंदर 7 बोन आ जाती है। उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रा होता है जिसके अंदर 12 बोन आ जाती है। उसके बाद लंबर वर्टिब्रा होता है जिसके अंदर 7 बोन आती है। इसी तरह फिर लंबर के बाद सैक्रल वर्टिब्रा होता है, और सैक्रल के बाद फिर कोक्सीजियल वर्टिब्रा होता है। तो थोरेसिक वर्टिब्रा जो होता है जिसकी 12 बोन होती है, उनमें से जो T4 लेवल होता है वहाँ उसके सामने से ट्रेकिया जो होता है वो बाइफरकेट करता है लेफ्ट ब्रोंकस में और राइट ब्रोंकस में। और ट्रेकिया के बाद जो आ जाता है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ जाता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होती है ये स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होती है जो कि लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस के बाद आती है, तो इसको हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते होते हैं। अब सपोज करें कि होता क्या है कि डायग्राम के अंदर मैं आपको बताता हूँ। रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी ट्री का जो सेकंड पार्ट है वो रेस्पिरेटरी जोन है। इसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ जाती है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन एल्व्यूलर सैक, देन एल्व्यूलर डक्ट, और देन एल्व्यूलाई आ जाती है। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे एयर जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के पास आती है, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से फिर आगे एल्व्यूलर सैक, और एल्व्यूलर सैक से फिर आगे एल्व्यूलाई डक्ट में जाती है, और एल्व्यूलाई डक्ट से फिर आगे एल्व्यूलाई में जाती है। अब इस सारे जो मैंने आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन आपको समझाया, इसको मैं अब डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करें ये एक शाहिद की बॉडी है। अब शाहिद ने बाहर से एयर को इनहेल किया, तो सबसे पहले एयर जो होती है वो नोज़ के पास आती है जो कि कंडक्टिंग जोन का पार्ट है। उसके बाद एयर जो होती है वो फेरेंक्स के पास आती है। फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स, और याद रखें आप जब भी ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जन के साथ अब थ्रोट के लेवल पे सर्जरी करेंगे ना, तो सर्जन आपसे एक क्वेश्चन करेगा। वो क्वेश्चन ये करेगा कि वो कौन सा पॉइंट है और उसका क्या नाम है जहाँ से
लेरेंक्स गुजरने के बाद आगे जाके फिर लेरेंक्स नहीं रहता, वो ट्रेकिया के अंदर चेंज हो जाता है। तो उस कार्टिलेज का नाम क्या है? तो वो ये कार्टिलेज होता है और इसका नाम होता है क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज। अब जब लेरेंक्स जो होता है वो क्रिकोइड कार्टिलेज को क्रॉस करता है तो ये ट्रेकिया के अंदर चेंज हो जाता है। अब ट्रेकिया जो होता है ये फिर फर्दर आगे दो टाइप्स में, दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। हम लंग्स काफ़ी बड़े बनाएंगे क्योंकि हमारा वास्ता अब लंग्स से ही पड़ेगा। ये राइट लंग्स हो गया और ये एक लेफ्ट लंग्स हो गया। अब यहाँ तक तो ये राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस है, ठीक हो गया। ये जो राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस जो है, जब ट्रेकिया इन दोनों में डिवाइड होता है तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट का नाम होता है करीना। और वो पूछते होते हैं कि ट्रेकिया जब बाइफरकेट करता है लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में तो वहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है? तो याद रखें कि T4 होता है, थोरैसिक 4। अगर आप ट्रेकिया को यहाँ से, करीना को यहाँ से कट करते हैं तो इसकी बैक साइड पे जाते हैं तो इसकी बैक साइड पे T4 होगा। या फिर आप T4 को बैक साइड से पंचर्ड करते हैं तो आप आगे को आते हैं उसके, तो फॉरवर्ड आते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो आपको करीना मिलेगा, ठीक हो गया। अब ये जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है, लेफ्ट ब्रोंकस के कुछ पॉइंट हैं। ये मोर हॉरिजॉन्टल होता है, नैरो होता है और लार्ज इन साइज होता है। उसके बाद जो राइट ब्रोंकस होता है, ये वर्टिकल होता है। वाइडर होता है और उसके बाद स्मॉल इन साइज होता है। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल डॉक्टर शाहिद जो है वो ओपीडी कर रहे हैं और इनके पास पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को लेके आते हैं और पेरेंट जो है वो कंप्लेन करते हैं कि बाहर से इस बच्चे ने वो कोई भी फ़ॉरेन बॉडी के अंदर कोइंस हो सकते हैं और इसी तरह चाक वगैरह हो सकते हैं। वो कहते हैं कि इस बच्चे के गले में कोई चीज़ अटक गई है, फ़ॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन इसको कहते होते हैं। तो जब डॉक्टर साहब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर शाहिद जो होते हैं वो एक्सरे करवाते हैं और एक्सरे करवाते हैं तो डॉक्टर शाहिद को जो है वो मोस्टली जो उनका फोकस होता है वो राइट लंग्स पे होता है, क्योंकि राइट लंग्स की तरफ जो ब्रोंकस होता है, राइट ब्रोंकस, ये वर्टिकल होता है एक तो वाइडर होता है। तो इसलिए जो भी फॉरेन बॉडी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जो होते हैं उसके ऑब्स्ट्रक्ट करने के वो राइट लंग्स में होते हैं। उसके बाद आ जाता है ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती हैं। अब इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनती हैं ऐसे। सपोज करें ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, देन ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं। अब इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से फिर आगे ऐसे एल्वियोलर सैक बनती है। एल्वियोलाई सैक से फिर आगे एल्वियोलाई डक्ट बनती है। ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होती हैं, जब
टर्मिनल ब्रोंक्यूल से एयर जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के पास आती है, तो इनकी अपनी छोटी छोटी कैपिलरीज ब्लड वेसल्स होती है और यहाँ से फिर माइन्यूट कैपिलरीज के ज़रिए जो होती है ऑक्सीजन को जो है वो दे दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है। इस तरह यहाँ पे होती है। और इसी तरह फिर आगे जो है वो एल्वियोलाई सैक और एल्वियोलाई डक्ट के अंदर भी गैसेस एक्सचेंज इसी तरह होती है। देन फिर आगे जो फंक्शनल सेल है लंग्स के वो एल्वियोलाई होते हैं। अब सपोज करें कि ये नीचे एक ब्लड वेसल्स चल रही है। ब्लड वेसल्स के अंदर जो होता है वो ब्लड फ्लो कर रहा होता है और हमें बड़े अच्छे से पता है कि ब्लड फ्लो जो करता है ब्लड के अंदर जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब ये जो सारी ऑक्सीजन जो है एयर बाहर से आई है और ये जो होगी ये एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होगी ये फिर यहाँ से फिर ब्लड के अंदर आ जाती है और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 ये जो है ये एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है। तो इस तरह फिर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो याद रखें अगर आपसे कोई पूछे कि गैसियस एक्सचेंज किन किन पॉइंट पे होती है तो आपने ये हरगिज़ नहीं कहना कि नोज़, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या फिर कंडक्टिंग जोन या फिर रेस्पिरेटरी जोन इन दोनों के अंदर होती है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ कहना है कि रेस्पिरेटरी जोन के अंदर गैसियस एक्सचेंज होती है। इसकी वजह क्या है कि रेस्पिरेटरी जोन के अंदर ये जो 4 पार्ट आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलाई डक्ट और एल्वियोलाई इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज होती है। उसके बाद याद रखें कि नोज से लेके ट्रेकिया तक का पॉइंट जो होता है इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते होते हैं और ब्रोंकस से लेके एल्वियोलाई तक का जो पॉइंट होता है इसको हम कहते होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड रेस्पिरेटरी ट्री।